बीए भाग प्रथम की समस्त छात्राओं का नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम कौटिल्य पढ़ रहे हैं। तो हमने कल कौटिल्य की कानूनी व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था पढ़ी थी। आज हम कौटिल्य के राज्य के बारे में विचार पढ़ेंगे। कौटिल्य ने जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात की, उसने कहा मनु के अनुसार जो दैवीय सिद्धांत है उसका उसने खंडन किया है। कौटिल्य हॉब्स की समान प्राकृतिक अवस्था को राज्य विहीन, कानून विहीन तथा अनैतिकतापूर्ण मानता है। यानी वो ये मानता है कि मत्स्य राज्य था। राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत के आधार पर नहीं वरन समझौता सिद्धांत के आधार पर हुई है। कौटिल्य एक साथ राजा और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। राजा ने अराजकता को समाप्त करके राज्य व्यवस्था को प्रारंभ किया। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में प्रचलित सिद्धांतों का उल्लेख किया है। उस समय जब कौटिल्य का जन्म हुआ, कौटिल्य ने जब अपने विचार प्रस्तुत किए तो उस समय 4 प्रकार के सिद्धांत पाए जाते थे। एक तो था युद्ध का परिणाम, यानी एक कहा जाता है कि देवासुर पर संग्राम में जो देवताओं को बार बार हार मिल रही थी तो उससे परेशान होकर उन्होंने कहा है कि एक राज्य की उत्पत्ति होनी चाहिए जिससे कि जो जनता है उसकी रक्षा की जा सके। इस प्रकार राज्य का जन्म हुआ। फिर आता है विकास मूलक। उसने कहा कि उस समय विकास मूलक सिद्धांत था, यानी राज्य का जन्म जो है क्रमिक विकास का परिणाम हुआ है। फिर आता है कि लोभ मोह से राज्य का जन्म। स्वर्ण युग की समाप्ति पर लोभ मोह, माया, काम, राग आदि भावनाओं का बोलबाला था। भयावह स्थिति थी। लोग ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने दंड नीति का उपदेश दिया और उसके आधार पर राजा का जन्म हुआ। फिर आता दैवीय सिद्धांत। अराजकता के कारण ब्रह्मा ने 8 देवों का अंश मिलाकर एक राज्य की उत्पत्ति की और उसने दंड द्वारा राजा को दंडधारी बनाया और राजा जो है शांति समाज में शांति स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार इसने प्रचलित 4 सिद्धांत की उल्लेख किया। अब हम देखते हैं राज्य का गठन। कौटिल्य ने राज्य के गठन के लिए सप्तांग सिद्धांत की बात की है, यानी राज्य का जो जन्म है, राज्य की जो उत्पत्ति है, वो राज्य जो है वो 7 अंगों से मिलकर बना है। इसके बारे में अभी भी बात करते हैं। तो राज्य का क्या उद्देश्य है कि राज्य के जन्म क्यों होना चाहिए, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, तो उसने 3 इसका उद्देश्य बताया, 3 उद्देश्य बताया और उसने कहा कि राज्य के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है आंतरिक शांति एवं सुरक्षा, दूसरा है बाह्य शत्रुओं से रक्षा राज्य की, और तीसरी है कि प्रजा के सुख सुविधा के लिए, उसकी समृद्धि के लिए कल्याणकारी कार्य करना। तो इस प्रकार 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि राज्य जो है 7 अंगों से मिलकर बना है, अर्थात सप्तांग सिद्धांत पर आधारित है। तो सप्तांग सिद्धांत में उसने कहा कि 7 अंग हैं। 7 अंग कौन से हैं? सबसे पहले है स्वामी या राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो ये 7 अंग हैं और ये 7 प्रकृतियां मिलकर, 7 अंग मिलकर एक राज्य को निर्माण करती हैं तथा इससे क्या होता है कि राजनीतिक संतुलन स्थापित होता है। अब हम बात करते हैं, एक एक अंग को लेते हैं। सबसे पहला है स्वामी या राजा। राजनीतिक निकाय का मुख्य जो आधार है वो क्या है? राजा या स्वामी, और इसके अंतर्गत ही संप्रभुता यह निवास करती है। ये राजसत्ता का प्रयोग करता है, दंडधारी है एवं दंड का प्रतीक है और शासन की धुरी है, क्योंकि समस्त शासन जो है वो केंद्र है वो कौन है? राजा। न्याय का अंतिम न्यायालय है, क्योंकि सबसे अंतिम अपील जो है, जो डिसीजन है वो राजा ही लेगा। मानव के समस्त उद्देश्य पूरे होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब उद्देश्यों की प्राप्ति में जो सहायक है वो कौन है? राजा है। और राजा जो है वो कैसा होना चाहिए इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए? वह सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, राजर्षि होना चाहिए। राजर्षि का मतलब क्या होता है कि उसमें राजा के गुण भी होने चाहिए और ऋषि के भी गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि स्वामी या राजा जो है उसके स्वभाव के आधार पर ही राज्य की जो अन्य प्रकृतियां हैं यानी अन्य अंग हैं उनका स्वभाव भी उस पर ही डिपेंड करता है। तो ये तो हमने देखा राजा या स्वामी। फिर है अमात्य। अमात्य मंत्री।
अर्थात राजा जो है राज्य के समस्त कार्यों का संचालन अकेले नहीं कर सकता, उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, यानी मंत्री होते हैं। तो इस प्रकार उसको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अमात्य जो कि बुद्धिमान होने चाहिए, राजभक्त होने चाहिए, गुणी होने चाहिए। तो इस प्रकार इन मंत्रियों की आवश्यकता होती है, अमात्यों की आवश्यकता होती है। इनका कार्य क्या होता है अमात्य का, कि राज्य के कार्यों में, राजा के जो कार्य हैं उनमें, राज्य के कार्यों में उचित परामर्श देना। अब कार्य क्या है इनके, कार्य है कि जो न जाने हुए कार्य हैं, यानी जो कार्य नहीं जानते कोई भी, उसको जानना, और जाने हुए कार्य का निश्चय करना कि कौन सा कार्य करना है। फिर निश्चित कार्य, जो कार्य आवश्यक है उस कार्य को दृढ़ निश्चय करना। फिर यदि किसी कार्य को पूरा करने में यदि किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाता है तो उस संशय का निवारण करना। और कुछ जाने हुए कार्य जो कि जान लिया और फिर उसके बाद भी कुछ कार्य रह गया, उसके अंतर्गत कोई बात रह गई है, कोई शेष भाग रह गया, तो उसको भी जानना। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो अर्थशास्त्र में उच्च पदाधिकारियों एवं अन्य राजकर्मियों को, राज्य कर्मचारियों को अमात्य कहा गया है। तो उच्च अधिकारी और अन्य राजकर्मचारी। तो अमात्य की नियमित श्रेणियां हैं जो सीढ़ीनुमा हैं, सीढ़ीनुमा सिद्धांत के आधार पर आधारित हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो इससे आधारित होते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक के सब एक दूसरे, जैसे सीढ़ी जो है वो एक पर आधारित होती है। तो सबसे छोटी इकाई है वो ऊपर से, अपने ऊपर से, और वो दूसरी सीढ़ी तीसरे पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये सीढ़ीनुमा इनकी नियुक्ति होती है, और इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। तो इस प्रकार ये तो हमने देखा अमात्य। अमात्य कौन है, जो कि राजा के कार्यों में परामर्श देता है, सहायता प्रदान करता है। फिर आता है तीसरा जो इसका अंग है वो है जनपद। जनपद, जन का मतलब लोग, पद का मतलब भूमि, क्षेत्र। तो इस प्रकार हम देखते हैं जनपद का निर्माण जो है, एक जो जनपद है यानी सबसे छोटी इकाई होती है गांव, और गांव से ही हम देखते हैं 10 गांव, 1 गांव, 10 गांव, 200 ग्राम, 200 गांव, 400 गांव और 800 गांव का एक जनपद होता है। तो इस प्रकार उसने कहा कि 800 ग्रामों के आधार पर एक पूरा जनपद का निर्माण होता है। तो जनपद के मध्य में एक क्या होगा, दुर्ग होगा या पुर होगा, जिसे हम राजधानी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि वह पूरे जनपद की रक्षा करता है। तो इस प्रकार जनपद के, ये तो बताया कि जनपद का निर्माण कैसे होता है। अब जनपद के जो स्वामी हैं या जनपद के जो जनता है वो कैसी होनी चाहिए, वो राजभक्त होनी चाहिए, शुद्ध हृदय होनी चाहिए, मेहनती किसान होने चाहिए, समझदार मालिक होना चाहिए। तो ये तो सब क्या है, जनता कैसी हो। फिर आती है कि जनपद की भूमि कैसी होनी चाहिए। भूमि कैसी होनी चाहिए, वह इतनी होनी चाहिए कि जो जनता है वो पर्याप्त रूप से रह सके, उनके लिए रहने का पर्याप्त स्थान हो, आत्मरक्षा के उसमें साधन उपलब्ध हों, जंगल हो, चारागाह हो, जलवायु अच्छी होनी चाहिए, और व्यापार के लिए उसमें साधन उपलब्ध होने चाहिए, मार्ग होना चाहिए, जल मार्ग होना चाहिए, और सिंचाई के साधन होने चाहिए, क्योंकि वर्षा पर ही निर्भर ना होकर खेती कैसी होनी चाहिए, सिंचाई के साधन उपलब्ध होने चाहिए, कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। तो इस प्रकार जनपद का मतलब है जनता कैसी होनी चाहिए और भूमि कैसी होनी चाहिए। फिर चौथा अंग है दुर्ग। दुर्ग जो क्या है कि एक किला है, किला ही पर्याप्त नहीं है, इसका अर्थ होता है, इसका उद्देश्य है कि यह कोष और सेना की रक्षा करता है। रक्षा के लिए दुर्ग की स्थापना की जाती है, और इसमें आपत्ति के समय जनपद को आश्रय देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्ग जो है वो बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिसे आसानी से कोई भी पराजित ना कर सके। तो इस प्रकार उसने, जो कौटिल्य ने दुर्ग के बारे में बताया, दुर्ग उसने 3 प्रकार के बताए हैं। एक तो है औदिक और नदी दुर्ग। औदिक और नदी दुर्ग ये आपत्ति के समय जनपद को यानी जनता को आश्रय स्थल देता है। फिर आता है धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। ये आटविकों यानी शिकारियों के लिए होता है, और जब विशेष आपत्ति उत्पन्न हो जाती है तो राजा इसमें अपना आश्रय ले सकता है। फिर आता है 5वां जो अंग है वो है कोष। कोष जो कि कौटिल्य के अनुसार एक राज्य का मेरुदंड है, यानी वो रीढ़ की हड्डी है।
कोष कैसा होना चाहिए, उसमें पर्याप्त धन होना चाहिए। धन कहाँ से आएगा, जो शुल्क है या टैक्स लगाया जाता है, कर लगाया जाता है, उसका जो सोना चांदी, उसमें जो कि आपत्ति के समय उसमें इतना धन पर्याप्त होना चाहिए जिससे कि उसकी जनता की सुरक्षा की जा सके, उसकी सुविधाओं का उपलब्ध किया जा सके, सुविधाएं दी जा सकें, कल्याणकारी कार्य किया जा सकें। तो इस प्रकार कोष का नियमित रूप से नियंत्रण होना चाहिए। फिर आता है छठा अंग है सेना या दंड या बल। ये कि सेना कैसी होनी चाहिए, अच्छी सेना होनी चाहिए, सहनशील होने चाहिए, पेशे से सैनिक होने चाहिए, अनुशासित होने चाहिए, राजा के अनुकूल कार्य करने चाहिए, चतुर होने चाहिए। तो सेना कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, अच्छी सेना। फिर आता है जो सातवां अंग है जो मित्र, सातवां अंग है मित्र। मित्र कैसा होना चाहिए, जो कि मित्र की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब अंतर्राज्यीय जो संबंध स्थापित होते हैं, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तब मित्र की आवश्यकता होती है। तो मित्र जो हैं वो उसके सभी समस्त यानी खुद राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो मित्र कैसे होना चाहिए, जो बहुत पितामह काल से चले आ रहे हों, बहुत समय से चले आ रहे हों, जो आपका कोई भेद नहीं जानता हो, आपके भेद को नहीं जानता हो, बनावटी ना होना चाहिए और वो आपके वश में रहना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, और जब भी आपको आवश्यकता हो तब वह तत्पर है, यानी आपकी सहायता के लिए वो तैयार रहना चाहिए। तो ये तो हमने देखा सप्तांग सिद्धांत, यानी 7 अंग के द्वारा एक राज्य का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि इसमें सप्तांग राज्य की विशेषताओं के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि इन सिद्धांतों के आधार, इस अंगों के आधार पर कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता। राज्य की एकता और सुदृढ़ता किससे संबंधित है कि सप्तांग सिद्धांत केवल राज्य और उसके संगठन से संबंधित नहीं है, वरन यह अन्य किसी चीज से भी नहीं है। यह एकता और सुदृढ़ता संप्रभुता और सरकार के संगठनों से संबंधित है, यानी इनमें एकता पाई जानी चाहिए समस्त अंगों में। फिर आता है प्रकृतियों की अन्योन्याश्रिता, यानी एक दूसरे पर ये सब प्रकृतियां निर्भर करती हैं, एक दूसरे पर होती है कि इनका अस्तित्व एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करता है, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और कौटिल्य कहता है कि ये राज्य रूपी शरीर तभी ठीक प्रकार से कार्य कर सकता है जब समस्त अंग जो हैं वो स्वस्थ हों और अपने कार्यों का पूर्ण संपादन करते हों। तो इस तरह से उसने कहा कि इसमें ये प्रकृतियां जो हैं, ये अंग जो हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं। फिर है स्वामी का शीर्ष स्थान है। स्वामी का शीर्ष स्थान का मतलब है कि सबसे ऊपर कौन है, राजा है। तो इस प्रकार उसने कहा कि जितने भी राज्य जो स्वामी है वो इन समस्त अंगों का एक धुरीय केंद्र है, और इसके द्वारा ही हम देखते हैं कि समस्त प्रकृतियां जो हैं नियंत्रित होती हैं और उसी के द्वारा वह निर्देशित होती हैं। फिर आता है कि जो चौथी विशेषता है वो है पहले वर्णित प्रकृति का अधिक महत्व, यानी जैसे हम मित्र की बात करें तो मित्र से पहले सेना आती है, तो सेना का मित्र से ज़्यादा महत्व है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मित्र सेना से पहले जो है हम बात करें तो आता है सेना से पहले कोष। तो कोष उससे भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से हो गए, जो उससे पहले प्रकृति है, जैसे जनपद अमात्य से ज़्यादा स्वामी और जनपद से ज़्यादा अमात्य से ज़्यादा जनपद। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी एक प्रकृति से दूसरी जो पहले वर्णित प्रकृति है उसका अधिक महत्व है। फिर आता है व्यसनों का प्रतिकार। व्यसनों का प्रतिकार यानी जो बुराइयों से। तो कौटिल्य ये कहता है कि किसी भी प्रकृति में यदि कोई बुराई उत्पन्न हो जाती है या कोई व्यसन आ जाता है तो उसे दूर किया जाना चाहिए, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि राजा जो है वह कैसा होना चाहिए, इंद्रिय चित्त होना चाहिए, यानी सभी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। फिर आता है छठी विशेषता है इसकी आंगिक एकता। आंगिक एकता का मतलब यह है कि यहाँ पर कि एकता पर बल देता है सप्तांग सिद्धांत। तो वो कहता है कि वह किसी नैतिकता अथवा निजी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता जिसमें दूसरों के सुख का विद्यमान ना हो, दूसरे के सुख का भाव विद्यमान ना हो। तो सप्तांग सिद्धांत में क्या है, नैतिकता सामाजिक पुट लिए हुए है, परंतु यहाँ भी राज्य को किसी ऐसी चेतना या स्वतंत्र इच्छा से विभूषित नहीं करता। अर्थात इसके अंतर्गत वो ये कहता है
कि इनमें परस्पर एकता पाई जाती है और जिस प्रकार से एक शरीर, एक जो अंग, पूरा जो शरीर है, एक शरीर है विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य भी विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है और इनकी सभी की आवश्यकता है और इनमें एकता पाई जाती है। फिर कहते हैं कि लास्ट में जो विशेषता बताता है वो कहते हैं कि इसकी जो विशेषता है वो है दो ही मुख्य प्रकृतियां हैं, वो है राजा और राज्य। अर्थात वो कहता है कि कौटिल्य ये कहता है कि 7 प्रकृतियों में 2 ही प्रकृतियां बहुत अधिक हैं, राजा और राज्य, यानी स्वामी और मित्र, ये प्रकृतियां राज्य में शामिल होती हैं और अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, ये 5 प्रकृतियां राज्य में शामिल हैं। यानी स्वामी और मित्र राजा में शामिल है और बाकी समस्त जितने भी अंग हैं 5, वो सब किसमें अंग सम्मिलित हैं, राज्य में। तो ये तो हमने देखी इसकी विशेषता है। अब हम देखते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की आलोचना। तो जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहली बात है कि आधुनिक राज्य के सभी तत्वों का इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, विवेचन नहीं किया है, जैसे कि राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, संप्रभुता है ना, जनसंख्या है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कानून है, इन सभी की इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरी बात इसमें कहते हैं कि आधुनिक युग में कोई दुर्ग, कोष या सेना राज्य के आवश्यक तत्व नहीं है, आवश्यक तत्व नहीं है। ये कहा है, होते तो हैं, कोष भी है, सेना भी है, क्योंकि आपकी रक्षा कैसे होगी, तो ये भी है, लेकिन ये आवश्यक अंग नहीं है। दूसरी बात है इसमें जो तीसरी आलोचक हैं जो वो मानते हैं, तीसरी आलोचना ये की जाती है कि यहाँ पर प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की गई है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की अवहेलना, क्योंकि ये राजतंत्रात्मक शासन, क्योंकि कौटिल्य ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत किए थे, उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, उसके आधार पर ही उसने सप्तंग राज्य की राज्य का उल्लेख किया है। तो आज की तारीख में अगर हम आधुनिक युग की बात करें तो प्रजातंत्र का युग है, तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये उसके बावजूद भी अगर हम आज बात करते हैं तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो आज भी है, क्योंकि यह यथार्थवादी चित्रण करता है, यथार्थ में है, राज्य संस्था का विस्तृत चित्रण किया है कि उसमें समस्त अंग आ गए, और दूसरे है कि राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा आधुनिक समय में कमियों के बावजूद भी आज भी प्रासंगिक है। धन्यवाद।